फिलहाल पश्चिम बंगाल से थोड़ा तमिलनाडु की तरफ चलते हैं और तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जरा 15-20 मिनट इत्मीनान से बात करते हैं, है ना, ताकि जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं, जो वहाँ का डेवलपमेंट है पश्चिम बंगाल में, तो क्या है कि अभी लंबी काउंटिंग चलेगी, चीज़ें आगे पीछे थोड़ा बहुत होती रहेंगी। फिलहाल जो मैंडेट है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, मगर अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, जहां पर 234 में 234 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। डीएमके जो कि सत्तारूढ़ दल है स्टालिन के नेतृत्व में, वो 46 सीटों पर आगे चल रहा है। पिछली बार की तुलना में 113 सीटें कम है उनकी। एआईएडीएमके जो कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 81 सीटों पर आगे चल रही है। उन्होंने पिछली बार के मुकाबले 6 सीटों पर लीड ली है। और टीवीके यानी कि थालापति विजय, जो कि वहाँ के मशहूर एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, वो पहली बार चुनावी मैदान में अपनी नई पार्टी लेके कूदे थे और 106 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है, मगर किंगडम की ओर, कुर्सी पर कब्जा बरकरार रखने की ओर वो बढ़ रहे हैं। अब किसके समर्थन से सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये तो भविष्य की देखने वाली बात होगी, मगर पहली बार में सुल्तान चुनाव लड़ते हुए इतना बड़ा मैंडेट लाना बहुत बड़ी बात है। हालांकि तमिलनाडु में एक इतिहास रहा है इस तरीके का कि वहाँ के जो एक्टर्स रहे हैं उन्होंने राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं और वो आगे रूल किए हैं। या ये डीएमके हो चाहे डीएमके हो, सभी का उभार इसी तरीके से हुआ है, किसी न किसी सेलिब्रिटी की इर्द गिर्द सब बुनी गई है। मगर अब जब हम 20वीं सदी में चल रहे हैं, वहाँ पर जेनजी के दौर में चल रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके से एक उभार होना अपने आप में दिलचस्प घटना है। थोड़ा तमिलनाडु के इतिहास के बारे में दर्शकों को बताइए कि कैसे वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का खूब बोलबाला रहा है वहाँ की राजनीति में। जी, दरअसल अगर आप देखेंगे तो टीएमसी में, जैसा कि मैंने बताया कि माफ़ कीजिए, टीएमसी क्या, तमिलनाडु में जो है इस तरीके की स्थिति बनी है कि पहला जो प्रयोग हुआ था इस किस्म का कि जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ पे चुनाव में पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो करुणानिधि का भी जुड़ाव जो है वो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के साथ में रहा था। करुणानिधि किसी ज़माने में बहुत कामयाब स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे और वही लेके आए थे एमजीआर को राजनीति में। एमजी रामचंद्रन वहाँ के तमिलनाडु में उस समय जो है बड़े सिनेमा के स्टार हुआ करते थे, तमिल सिनेमा के, और उन्होंने डीएमके से उनका मतभेद हुआ। 1972 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई एआईएडीएमके, और विधानसभा में 1977 के चुनाव में जो इमरजेंसी के खिलाफ जो चुनाव चल रहा था उसमें पहली बार चुनाव लड़ा और सीएम बने, और 1987 तक, अपनी मौत तक, 77 से 87 तक वो लगातार जो है 3 बार वो सीएम रहे तमिलनाडु के। उन्हें मक्कल थिलागम कहा गया, मतलब लोगों का राजा कहा गया। आज भी उनके नाम पे जो है वहाँ की राजनीति होती, वहाँ की राजनीति में लोग वोट लेते हैं। एमजीआर जो है आज भी वहाँ पे पॉपुलर फिगर हैं, जबकि उनके जो देहांत हुए, उनका स्वर्गवास हुए लगभग 40 साल होने को आए हैं। जयललिता एक तरीके से उनकी वारिस थी, वो भी पहले जो है कन्नड़ और तमिल फिल्मों में एक्ट्रेस रही हैं, अदाकारा रही हैं, और वहाँ से 1982 में वो पहली बार जो है उन्होंने चुनाव एंट्री की थी राजनीति में, एआईएडीएमके ज्वाइन की थी। 1989 में उन्होंने पहली बार जो है विधानसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन बनी करुणानिधि से, और ये 1989 का वो साल है जहाँ पे तमिल जो पॉलिटिक्स है वो लंबे समय तक जो है उसके 2 पर्याय रहे, एक जयललिता और दूसरा करुणानिधि, और ये लंबे समय तक ये स्थिति बनी हुई रही। एक बार ये सत्ता में आते, एक बार ये सत्ता में आते। 1991 में पहली बार सीएम बनी, कई बार जेल गई, करप्शन के भी आरोप लगे, लेकिन व्यक्ति पूजा की स्थिति वहाँ पे ये थी कि जयललिता का जिस समय देहांत हुआ तो कई लोगों ने उसके बाद में आत्मदाह कर लिया, और ये भारत के लिए अनोखी, मतलब विशेष भारत के लिए अनोखी चीज़ थी कि किस तरीके से वहाँ पे व्यक्ति पूजा का जो का कल्चर जो है तमिलनाडु की राजनीति में रहा है या तमिलनाडु की पूरी सोसाइटी में रहा है। वो हमको देखने को मिला कि जब जयललिता का जब देहावसन हुआ था उसके बाद में जो स्थिति वहाँ बनी थी, तमाम लोगों ने, मेरे को अगर मैं ठीक फिगर याद है तो 10 से ज़्यादा लोगों ने जो है उसके बाद में आत्मदाह कर लिया था क्योंकि उनके लीडर की मौत हो गई थी। तो ये वहाँ के हमको उस समाज को कैसा वो समाज है और वहाँ व्यक्ति पूजा का कितना अहमियत है इसको हमको दिखाते हैं। तो उसके बाद में यही प्रयोग जो है सिनेमा से कई लोगों से दोहराने की कोशिश की, जिसमें विजयकांत कैप्टन है, उन्होंने डीएमके एआईएडीएमके दोनों दो बाईपोलर जो सिस्टम चलता था उसको चुनौती दी। 2005 में उन्होंने डीएमडीके करके अपनी एक पार्टी बनाई, विधानसभा में 2011 में चुनाव लड़ा, एआईएडीएमके के साथ में मिलकर लड़ा, लीडर ऑफ ओपोजिशन बने, करुणानिधि की पार्टी से ज़्यादा सीटें जीते भी, लेकिन उसके बाद में उनका वोट बैंक जो है वो गिरता चला गया और अब वो जो है ये पार्टी जो है सिरे से साइड लाइन कर दी गई। कमल हसन ने 2018 में मक्कल निधि मय्यम एमएनएम बनाई थी। 2021 में विधानसभा चुनाव में खुद कोयम्बटूर साउथ से लड़े थे। कोयम्बटूर से ही
आपको बताते हैं विजय थालापति भी चुनाव लड़ रहे हैं और हार गए थे। उनकी पार्टी का एक भी एमएलए फिलहाल नहीं है। 2025 में वो राज्यसभा एमपी बन गए हैं हालांकि, लेकिन जो है उनकी पार्टी वो पूरी तरीके से अभी डीरेल हो चुकी है, डिसमेंटल हो चुकी है, अब उनका कोई वजूद नहीं है। तो विजय थालापति जो है उससे लंबी परंपरा में अगर आप देखेंगे एमजीआर से लेके विजय थालापति तक, तो विजय थालापति उसकी आखिरी कड़ी हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि कई असफल प्रयोगों के बाद में जो है विजय थालापति एक सफल प्रयोग के तौर पे हम देख रहे हैं, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो है विजय थालापति को हम ये देख रहे हैं कि वो बड़ी पार्टी और हंग असेंबली किस्म की स्थिति बन रही है। अब ये डिसाइड हो सकता है कि विजय थालापति या एआईडीएमके के साथ में मिलकर गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि एआईडीएमके का एक घटक दल जो है वो बीजेपी भी है। दूसरी तरफ जो है वो हो सकता है कि सत्ताधारी डीएमके के साथ में गठबंधन करके सरकार बना लें, क्योंकि विजय थालापति ने जो है अपना जब राजनीतिक विचारधारा रखी थी उन्होंने ये कहा था कि वो पेरियार और की कामराज के मॉडल के ऊपर जो है अपनी राजनीतिक विचारधारा चलाना चाहते हैं, उस तरीके से अपने राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक्टर हैं विजय, थोड़ा इनके बारे में बताइए। मतलब बढ़िया फिल्में चल रही थी, है ना, फिल्में आ रही थी, सब एकदम सुपरहिट जा रही थी, अचानक से राजनीति में आने का फैसला, पार्टी बनाना, फिर मुकदमे। अचानक से फैसला नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2009 में विजय मक्कल इयक्कम नाम से इन्होंने एक अपना फैन क्लब बनाया था जिसके 85,000 मेंबर थे। इन्होंने शुरुआत कैसे की? समाज सेवा के कामों से शुरुआत की कि मतलब कहीं की कोई ज़रूरत है, कहीं की शादी है, किसी में मदद करना, कोई प्राकृतिक आपदा है उसमें मदद करवाना। तो ये फैन क्लब जो है विजय का ये शुरू हो गया था 2009 में। तो 2009 के आसपास हमको समझ में आने लग गया था कि विजय की जो है एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, विजय उस रास्ते पे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि तमिल राजनीति पूरी तरीके से दो ध्रुवों में बटी हुई थी, करुणानिधि और जयललिता। उसमें स्पेस नहीं मिल रहा था किसी भी नए आदमी को, क्योंकि कमल हसन भी ट्राई कर चुके थे उससे पहले। और ये बात हुई थी कि तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार जो हैं रजनीकांत, वो भी 2019 में कहा जा रहा था कि राजनीति में आएंगे, लेकिन उन्होंने इसी वजह से अपने पैर पीछे खींचते हुए वो नजर आए थे कि उनको राजनीति में नहीं पड़ना है। अब 2024 का जब स्थिति आती है, जब स्टालिन सत्ता में है और उसके बाद में जयललिता भी मैदान में नहीं है, उनका भी स्वर्गवास हो गया है, एआईडीएम के पूरी तरीके से बिखरी हुई पार्टी के तौर पर नजर आ रही थी, वैसी स्थिति में जो है ये लग रहा था विजय को कि ये बहुत फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे वो खड़े हो सकते हैं, अपनी राजनीति चमका सकते हैं। तो उन्होंने टीवीके बनाई और टीवीके ने सबसे पहला मुद्दा जो है फरवरी में उन्होंने 2024 में उन्होंने टीवीके बनाई और 2027 मतलब जुलाई 2025 में उन्होंने पहली बार नीट का मुद्दा उठाया, जो कि बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद वो लगातार यात्रा पे निकले। एमजीआर का भी उससे पहले एनटीआर का भी, दोनों जो बड़े सुपरस्टार हुए और राजनीति में आए और एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, इन दोनों ने एक और चीज़ जो है भारत की राजनीति में सेट की थी, वो थी रथ यात्राओं की। जिस रथ यात्रा को बाद में आडवाणी लेके निकले और बीजेपी का एक तरीके से मुस्तकबिल बदल गया और एक तरीके से उसकी किस्मत बदल गई, भविष्य बदल गया। वो रथ यात्राओं का ट्रेंड जो है पहले एनटीआर और एमजीआर के द्वारा शुरू किया गया था। उन लोगों ने सबसे पहले जो है रथ बना के इस तरीके से पूरे के पूरे देश में यात्राएं शुरू की थी और मतलब पूरे राज्य में यात्राएं शुरू की। और ये जो है ये ट्रेंड जो है हमको अभी विजय में देखने को मिला। विजय भी लगातार जो है यात्रा पे थे अपने पूरे तमिलनाडु में और जगह जगह उनके समर्थक उनको एक झलक पाने के लिए आ जाते थे। हम लगातार देखते हैं टीवी में भी, कोई भी साउथ का बड़ा सिनेमा जब रिलीज होने वाला होता है तो जो फिल्म स्टार होते हैं उनका दूध से अभिषेक किया जा रहा होता है, उनको मालाएँ पहनाई जा रही होती हैं। तो एक व्यक्ति पूजा का, एक हीरो वर्शिप का जो कल्चर है वो तमिलनाडु में और साउथ के राज्यों में खास तौर पर हमको दिखाई देता है। तो वो स्थिति वहाँ बनी हुई थी कि करूर जिले में 27 सितंबर 2025 को जब विजय की रैली थी, वहाँ पे 41 लोग जो हैं वो एक अनहोनी में, एक हादसे में, एक भगदड़ में मारे गए। उसके बाद में लगातार ये कहा गया, इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि इन्होंने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद नहीं थे। और यहाँ से ये माना जा रहा था कि विजय थालापति को इसके बाद में जो है एक राजनीतिक धक्का लग सकता है, लेकिन नतीजे जो हैं वो हमको अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टीवीके जो है वो 106 के तकरीबन सीटें जो है वो जीती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी के ताज़ा रुझानों में डीएमके 45 सीटें पे जो है हमको आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम इस पूरे के पूरे विश्लेषण को अगर पिछले चुनाव से जोड़ें, अगर उससे देखें कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था, क्या स्थिति बनी थी, तो हमको थोड़ा सा जो है स्थितियाँ वो ज़्यादा साफ होती हुई दिखाई देंगी। 1 मिनट में अपने नोट्स निकाल लूँ, आज मेरी डायरी नहीं है। हम दर्शकों को अपने बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी वापस से बीजेपी जो अपनी बढ़त है रुझानों में वो लगातार बढ़ाती जा रही है। 159 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में।
टीएमसी गठबंधन 122 सीटों पर आगे चल रहा है और 283 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल में आ चुके हैं। 293 में मात्र 10 सीटों के रुझान आना बाकी हैं और बीजेपी बड़े बहुमत की ओर साफ तौर पर नजर आ रही है। वापस से तमिलनाडु पर आते हैं जी। हाँ, तमिलनाडु में अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो दरअसल 2021 के चुनाव में सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो एसपीके जिसको कहा जाता है, वो डीएमके के नेतृत्व वाला अलायंस है, जिसमें 133 सीटें डीएमके ने जीती थी। आईएनसी, ये 23 पार्टियों का अलायंस है, आपको बता दो। बहुत आपको कलर्स मिलेंगे पॉलिटिकल, मतलब तमिलनाडु में इतनी पार्टियां हैं, आपकी इमेजिनेशन से बाहर हैं। तो यहाँ पे 23 पार्टियों का अलायंस है जिसको एसपीए कहा जाता है, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको डीएमके लीड करता है। सेकंड बड़ी पार्टी जो है आईएनसी है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लेफ्ट की को 4 सीटें हासिल हुई थी, एमडीएमके को 4 सीटें हासिल हुई थी, वीसीके को 4 सीटें हासिल हुई थी। इस तरीके से टोटल 159 की गिनती जो है वो पहुंची थी सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के पक्ष में। पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में एनडीए को जो है वहाँ पे एआईडीएमके 66 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, बीजेपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, पीएमके जो है वो 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। टोटल 75 सीटें एआईडीएमके का जो अलायंस था उसके फेवर में जा रही थी। वोट शेयर की अगर बात करें तो 45.38% वोट शेयर जो है वो एसपीए के पास में था। 39.71% जो है वो एनडीए के पास में था और अदर्स के पास में लगभग 15% वोट जाता हुआ था। पिछले चुनाव में खास बात ये थी सौरभ कि कम से कम 9 सीटें ऐसी थी जहां पे एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। मतलब 38 में से 9 सीटें आप ये समझिए किसी राज्य की ऐसी हो जहां पे विपक्ष हो ही ना, जिसमें तिरुवरुर में 26 सीटें थी। चेन्नई की 22 सीटें उस समय डीएमके के पास में थी या डीएमके अलायंस के पास में थी। कांचीपुरम की 3 सीटें, करूर की 4 सीटें, तिरुचिरापल्ली की 9 में से 9 सीटें, पेरम्बलूर की 2 में से 2 सीटें, अरियालूर की 2 में से 2 सीटें, मलिया दुतुरई की 3 में से 3 सीटें और रामनाथपुरम की 4 में से 4 सीटें जो हैं वो डीएमके के पास में थी। एनडीए में भी ऐसे 2 जिले थे जिसमें कोयम्बटूर की 10 सीटें एनडीए के पास में थी, धर्मापुरी की 5 सीट में से 5 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास में थी। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु का रीजन वाइज की। रीजन जो है उसमें नॉर्थ तमिलनाडु जो है वहाँ पे 69 टोटल सीट्स हैं, जिसमें पिछले चुनाव में जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है वो 59 सीट्स जो हैं जीत पाई थी और एनडीए के पास में 10 सीटें थीं, जिसमें तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपतलूर, तिरुमलाई और चेंगपत्तूर जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसके अलावा कोंगनाडु जो वेस्टर्न तमिलनाडु का इलाका है, ये माना जाता है कि एआईडीएमके का गढ़ है, जो वेस्टर्न तमिलनाडु का इलाका है, जिसमें धर्मापुरी, कृष्णागिरी, करूर, डिंडीगुल, कोयम्बटूर, इरोडे और नीलगिरी, त्रिपुर, ये इलाके जो हैं ये इस वेस्टर्न तमिलनाडु के इलाके में पड़ते हैं। और यहाँ पे जिसको कोंगीगुल कहा जाता है, ये कोंगनाडु कहा जाता है और ये इलाका जो है यहाँ पे एआईडीएमके को ऐतिहासिक तौर पे बढ़त रही है और इस चुनाव में भी हमको बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। साउथ तमिलनाडु और सेंट्रल तमिलनाडु वो इलाके हैं जहाँ पे सेंट्रल तमिलनाडु जिसको कावेरी डेल्टा का इलाका भी कहा जाता है, जहाँ पे पुदुकोटाई, नागापट्टिनम, तिरुवरुर, तांजावुर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर और अरियालूर, मयिलादुथुरई, कोडागुलूर, कल्लुकुरिची और विलुपुरम, ये सीटें यहाँ पे 46 सीटें थी, जिसमें सेंट्रल तमिलनाडु में जिसमें से 40 सीटें जो हैं वो एआईडीएमके के खाते में गई थी। 6 जो हैं 40 सीटें माफ़ कीजिएगा डीएमके प्लस के खाते में गई थी और एआईडीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिली थी। तो सेंट्रल और साउथ तमिलनाडु में लगातार जो है मुकाबला जो है वहाँ बना हुआ था और ये वो इलाका है जहाँ पे विजय ने कोशिश की थी कि विजय जो है इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बना पाए। कैंपेन में क्या बोल रहे थे, मतलब लोगों को लुभा कैसे, आकर्षित कैसे कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने प्रोमिसेस किए? उन्होंने प्रोमिसेस मतलब वो के कामराज का मॉडल रख रहे थे, वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल रख रहे थे। के कामराज वो शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस को, ना सिर्फ कांग्रेस को बदला, उन्होंने तमिलनाडु को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पहली बार वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मिड डे मील शुरू किया था, जिन्होंने मिड डे मील पे बात करनी शुरू की थी और उन्होंने ये कहा था कि मिड डे मील के जरिए और तमाम किस्म की योजनाएं जो हैं उन्होंने शुरू की। उन्होंने बिजली हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने रेडियो कम्युनिटी सेंटर्स बनाने की कोशिश की और कहा जाता है कि तमिलनाडु में के कामराज ने इतना विकास किया कि वो विकास ही उनके खिलाफ चला गया। अच्छा। और लोग जो हैं ज़्यादा जागरूक हो गए और उसके बाद में उन्होंने के कामराज को जो है चुनाव हरवा दिया।
तो ऐसा कहा जाता है के कामराज के बारे में। लेकिन के कामराज को जब भी हम याद करते हैं तो हम इसी तरीके से याद करते हैं कि भारत में वेलफेयर स्कीम के जो अध्येता पुरुष हैं, जिन्होंने वहाँ शुरू किया, जिनको प्रस्थान बिंदु हम कह सकते हैं भारत में वेलफेयर स्कीम का, वो के कामराज थे। और ये के कामराज का मॉडल जो है उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक तौर पर जो है मैं बीजेपी की तरह नहीं हूँ, मैं बीजेपी के खाते में नहीं जा सकता, मैं एक सेकुलर और एक सोशल जस्टिस वाली सरकार चलाना चाहता हूँ, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था। उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स लागू करने की कोशिश बात कही थी और उन्होंने रामास्वामी पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा को भी अदर किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, हम सेकुलरिज्म की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और ये बात उन्होंने कही थी और वो तमाम प्रोमिसेस किए। दूसरा, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में एक हीरो वर्शिप का, एक नायक पूजा का एक कल्चर रहा है, तो उसकी वजह से बड़े स्टार रहे हैं विजय थालापति वहाँ पे, तो इस वजह से भी उनको एक पॉपुलैरिटी मिलती हुई हमको दिखाई दे रही है। गजब का है। मगर आप अपने नॉर्थ में कभी मुझे लगता है कि इस तरह के कोई सीन देखा अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे, लास्ट बड़े चुनाव लड़े थे, जीत गए, फिर हार गए, दुर्गति हुई उनकी, वो भी कैसे छिपाए। हाँ, तो वो ऐसी नायक पूजा जो है हमको देखने को ऐसा कोई पॉसिबल है क्या कि मतलब अभी जैसे जो बड़े स्टार्स हैं उसमें कोई अपने इधर नॉर्थ में नॉर्थ में सिनेमा का पहला हस्तक्षेप जो मेरे को दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि बलराज साहनी को पंडित नेहरू ने इस्तेमाल किया था अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ में, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद से जो मुंबई का जो सिनेमा है, जिसको बॉलीवुड सिनेमा है, वहाँ के जितने भी नायक नायिकाएं हैं वो सिर्फ चुनाव प्रचार का ही साधन रही है। कोई बड़े राजनीतिक फैसले में, बड़े राजनीतिक पदों पे हमको दिखाई नहीं देते। एक आध राज्यसभा सांसद, एक आध मतलब गोविंदा की तरह लोकसभा सांसद भले ही चुन के आ जाएं, लेकिन कोई बड़ा डिसाइसिव फैक्टर जो है वो नहीं है। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार होता यह है कि राजनेताओं से जब अभिनेत्रियों को बुलाया जाता है तो वो वाकिफ भी नहीं होते कि ये कौन है। मतलब ऐसे भी उदाहरण जो है वो देखने को मिले हैं कि ये मिले, इनसे मिले जैसे हेमा मालिनी लगातार जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीतती है, मथुरा से सांसद हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रिलेवेंस कितनी है वो हमारे आपके सामने है। उनको कोई बड़ा पद जो है, कोई बड़ा मंत्रालय हमको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ से अगर जो हम बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी उड़ान हम देखते हैं कि बम्बई से आया हुआ या उस हिंदी सिनेमा से आया हुआ कोई एक्टर अगर पाया है तो उसमें हम स्मृति ईरानी को देखते हैं, जो कि सोप ओपेरा से आई हुई एक्ट्रेस थी, जिन्होंने सक्रिय तौर पे बीजेपी ज्वाइन की थी और लगातार बीजेपी में सक्रिय रहने के बाद उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय जैसा मंत्रालय दिया गया, बाद में टेक्सटाइल मंत्रालय दिया गया, लेकिन अब फिर वो भी जो है अभी एक तरीके से राजनीतिक रूप से बहुत हमको सक्रिय नहीं दिखाई देती हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में और साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में ये फ़र्क है कि जयललिता अगर उनका स्वर्गवास हो जाता है तो लोग आत्मदाह कर लेते हैं। वहाँ पे इस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर हमको दिखाई देता है। बिल्कुल। मगर तमिलनाडु में आप देखो, विजय को लेकर कुछ ही एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी की थी कि वो सरकार बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। अकेले एक एग्जिट पोल ने, एक्सिस माई इंडिया ने, सिर्फ अकेले, बाकी कोई 10 सीट दे रहा था, कोई 30 दे रहा था, कोई 40 दे रहा था। एक्सिस माई इंडिया का ये कहूंगा कि ये सर्वे यहाँ पे हमको ठीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। बधाई देने की चीज। मगर जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, जो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी उनकी बात मैं कर रहा हूँ, दोनों ही कोशिश में थे कि विजय से किसी तरह गठबंधन हो जाए। तो इसका मतलब इनका जो इंटरनल सर्वे या इन्होंने जो चीज़ें कराई होंगी जानने के लिए फील्ड में क्या माहौल है, तो इनको कहीं ना कहीं हिंट थी कि टीवीके एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, थालापति विजय एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं और हो सकता है कि इनको एक बड़ा सीट का नंबर मिले। रहा होगा मुझे लगता है इस तरीके से। नहीं, ये तो बहुत शुरुआत की बात है। उस समय ऐसा है कि बीजेपी खास तौर पे पैर जमाने के लिए अपनी जगह चाहिए थी। वो एआईडीएमके के साथ में लंबे समय तक गठबंधन है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बीजेपी ने दोनों मतलब तवे को दोनों तरफ से जो है रोटी पलट के देखा। एक बार वो डीएमके के साथ में भी गए, एक बार एआईडीएमके के साथ में गए। दोनों बार उन्होंने 3 से 4 सीटें जीती। वो सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि वो पार्टनर थी। बाकी बीजेपी अपने दम पे वहाँ पे कोई चुनाव जीत पाए ऐसी स्थिति हमको दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी ने कोशिश की थी 2024 के इलेक्शन में कि एक जो आईएएस अधिकारी हैं उनको लाया जाए, उनको लॉन्च किया जाए एक नेता के तौर पे। काफ़ी हो हल्ला भी हुआ और मीडिया में बहुत सारी जो है उनको सुर्खियां देने की भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे बीजेपी को अन्नामलाई उनको बहुत कामयाबी जो है हमको मिलती हुई नहीं दिखाई दी। ना बीजेपी के पास में तमिलनाडु में कोई बहुत बड़ा संगठन है, ना बीजेपी के पास में कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वहाँ पे राजनीति जो है कई धड़ों में बटी हुई, कई सारे जो है लेयर्स उसमें काम करते हैं। उसमें जाति का लेयर भी, उसमें विचारधारा का लेयर भी है, और तमाम तरीके से जो है उसमें तमिल अस्मिता की भी बात है, तमिल भाषा की भी बात है।
तो इस किस्म की स्थिति वहाँ पे बनती है तमिलनाडु में। इस वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की राजनीति है। बीजेपी अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जगह खोजने की कोशिश कर रही है, इतनी जगह मिल जाए कम से कम वो अपने पैर टिका पाए, लेकिन वो भी जगह उसको बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वो जो 4 सीटें वहाँ पे हैं वो एक तरीके से प्रसाद है AIADMK की तरफ से कि आप ले लीजिए, क्योंकि आप केंद्र में सत्ताधारी पार्टी हैं और हमारे अलायंस में है, तो आप ये 4 सीटें लीजिए, जीतिए हमारे नाम पे। तो वो 4-3-4-3-4 का आंकड़ा जो है वहाँ बीजेपी का रहता है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी देश में मजबूत रही है। सिमिलर पार्टी है कांग्रेस पार्टी में, ये स्थिति है वहाँ पे। जो SPA है उसमें DMK सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद में कांग्रेस है। कांग्रेस किसी समय तमिलनाडु कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे पहले जस्टिस पार्टी, उसके बाद में पेरियार की जो विचारधारा की जो पार्टी बनी DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, उसने जो है कांग्रेस को पहली बार सत्ता से रिप्लेस किया। उसके बाद में कांग्रेस के कामराज के जाने के बाद में लगातार वहाँ पे अपनी रेलेवेंस खोती चली गई और 80 के दशक में जो है कांग्रेस पूरी तरीके से वहाँ से पार्टी है वो कांग्रेस के साफ हो चुके थे। उसके बाद में कांग्रेस DMK के साथ में गठबंधन में रही, क्योंकि विचारधारात्मक तौर पर उसको ये लगता है कि DMK उसके ज़्यादा करीब है। लेफ्ट पार्टीज भी DMK के साथ में ज़्यादा गठबंधन में रही हैं और लेफ्ट पार्टीज भी वहाँ पे कुछ सीटें जीतती रही हैं, वो DMK के साथ में, क्योंकि उनका गठबंधन है इस वजह से वो जीतती रही हैं। 2-2 सीटें 3-3 सीटें जो है वो वहाँ पे CPI CPM दोनों को दी जाती हैं ताकि वो वहाँ से चुनाव जीत सकें। और ये स्थिति वहाँ पे तमिलनाडु की बनी हुई है अभी। बिल्कुल। मगर तमिलनाडु में भाई साहब जो हुआ है, मुझे लगता है हमारे दर्शक जो हैं वो भी इस बात को मानेंगे। लंबे समय तक इस चुनाव पे बात होगी। हाँ बिल्कुल होगी। और जिस तरीके से एक नई पार्टी 2 साल पहले बनी पार्टी, एक एक्टर जो कि बड़ा जाना माना एक्टर थालापति विजय, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वो बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के सिनेमा के, और 2 साल पहले वो पार्टी बनाते हैं। पार्टी बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो राजनीतिक तमाम पंडित हैं उन्होंने उनको बहुत सीरियसली लिया होगा, पर उन्होंने साबित कर दिया कि भाई दक्षिण में जो सिनेमा का दखल है राजनीति में, हाँ वो रेलेवेंट रहेगा हमेशा। अब DMK देख लीजिए, 2 प्रमुख पार्टी हैं। इसको कैसे कहा जाए सौरभ कि मतलब वहाँ के लोग जो हैं लगातार क्या अपना नायक ढूंढ रहे हैं? हाँ। अनिल कपूर टाइप में हो सकता है भाई, कह सकते हैं इसको उस तरीके से। मगर भाई भयंकर बड़ा उलटफेर है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थालापति, अब मुझे लगता है सबकी नज़र इस बात पर रहने वाली है कि किसके समर्थन से, वो समर्थन किस तरीके से आएगा। AIADMK की तरफ से आएगा, DMK की तरफ से आएगा, कुछ और जो पार्टियां टूट के कहीं दाएं बाएं से आ सकता है। देखने वाला होगा कि बहुत सारी सरकार, तो मुझे लगता है कि इसको हंग असेंबली अभी कह सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा विधायकों की जरूरत पड़ेगी नहीं। मुझे लगता है कि AIADMK से थोड़ा बहुत मदद लेके कहीं ना कहीं TVK और थालापति विजय सरकार बनाते नजर आएंगे। और जाहिर सी बात, सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, तो हो सकता है कि हमको थालापति विजय आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के शपथ लेते दिखाई दे। कहा जा सकता है बड़ी पार्टी है तो वो हो सकता है DMK के साथ में भी गठबंधन कर लेंगे, हो सकता है AIADMK के साथ में गठबंधन कर लेंगे। रूप से वो DMK के ज्यादा करीब हमको दिखाई DMK के खिलाफ तो पूरी लड़ाई थी, उनको तो सत्ता से उखाड़ फेंकना था। हाँ, तो ये तो लड़ाई वैचारिक तौर पर शिवसेना और बीजेपी भी एक ही पक्ष में दिखाई देते हैं, मतलब एक ही किस्म की राजनीति करते आए हैं इतिहास में, लेकिन वहाँ पर भी एक दूसरे के महाराष्ट्र में खिलाफ लड़ते हुए हमको नजर आए हैं। तो राजनीति में विचारधाराएं अपनी जगह पे होती है, चुनाव अपनी जगह पे होते हैं। विचारधाराओं के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, विचारधाराओं के आधार पर गठबंधन किए जाते हैं। तो ये तो बहुत अलग अलग राजनीति में विचार और उसमें विचार की कितनी जगह है, तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। देश भर में तमाम नेता इधर से उधर जाते आते रहते हैं, पर तमिलनाडु में ये एक बड़ी घटना हुई है। TVK का उभार, थालापति विजय का उभार, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे नहीं देंगे, ये आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी। मगर भाई उनकी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है। तमिलनाडु की हमने एक लंबी बातचीत कर ली है।